Good morning students. Today we are going to discuss about the law of variable proportion, that is return to factor. ओके सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या। ये आप देखो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि शॉर्ट रन में मैंने बात की थी कि इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक वेरिएबल फैक्टर अपना इंक्रीज़ करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो आउटपुट है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होता रहता है, जो हमारी एमपी है वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर जो है यूज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ पॉसिबल होता है इनिशियली, पहले पहले ही ये पॉसिबल है जब तक हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, जाके जैसे कि हमारी लैंड है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो जाती, पूरी तरह से वो यूटिलाइज़ नहीं हो जाती, तब तक अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो बदले में हमारी जो एमपी है, जो कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो भी इंक्रीज़ करेगा। बट जैसे ही हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि हमारी लैंड पूरी तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो अगर हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने बताई है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो आपके पास एक फील्ड है, एक खेत है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर 10% लगाते थे काम करने के लिए, और वो जो 10% थे वो 1000 टन वीट्स जो थी वो जो है 1000 टन वीट्स जो है वो उगा रहे थे 10 लेबर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे जो खेत है उसकी कैपेसिटी ही 1000 है। बट अगर मैं कहूँ कि इसी खेत के ऊपर मैं 50 लेबर लगा लूँ तो क्या वो 50 लेबर 1000 टन से ज़्यादा उगा सकते हैं? वो नहीं उगा सकते, क्योंकि हमारा जो पूरा ये फील्ड है, हमारा जो खेत है उसके ऊपर वीट उगाने की कैपेसिटी ही इतनी, वो इतना ही उगाएगा क्योंकि उसके ऊपर जगह ही इतनी है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यानी कि अपनी लेबर अगर ज़्यादा लगाती भी जाऊँगी तो हमारी रिटर्न में किसी तरह का इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि हमारी रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ रिलेटेड है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें उन्होंने बोला है कि एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज़ कंबाइंड, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करते जाएंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर का पहले राइज़ करेगा। ठीक है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा एंड ज़ीरो से भी कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के एक हद तक हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का मतलब जो आउटपुट है वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है एक सिचुएशन तक, जब तक हमारा फिक्स्ड फैक्टर पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो जाता। जैसे ही फिर यूटिलाइज़ हो जाता है फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है, नेगेटिव पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया है कि एन एमपी एवर राइज, कि एमपी हमारी राइज होती है। तो इसका आंसर ये है येस, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो राइज होती है, बट तब तक राइज होती है जब तक हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो राइज होती है। बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट आई थिंक आपको याद होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। हमने ये लास्ट इलस्ट्रेशन की थी जिसमें बोला था कि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, ये जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में, चेंज जो आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में एक और वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हुए जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो ये देखो 50 का चेंज आ रहा है, 40 का चेंज आ रहा है, 30 का चेंज आ रहा है, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है तब तक इंक्रीज़ करेगा जब तक हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो जाता। जैसे ही हमने अपने पूरे फिक्स्ड फैक्टर को यूज़ कर लिया, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में भी समझाया गया है। देखिए यूनिट्स ऑफ लैंड लिए गए हैं जो कि एक ही है, लैंड हमारा एक ही है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर हम एक यूज़ कर रहे हैं, लेबर हम बार बार इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे हम लेबर पहले इंक्रीज़ की, हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, नीचे वाली अमाउंट में से ऊपर वाली अमाउंट लेस करनी है। 5 - 2 3, 2 - 0 2, 9 - 5 4,
12 माइनस 9 3, ठीक है, इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले आपका जो है टोटल प्रोडक्ट क्या इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ तो हो रहा है बट इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो इंक्रीजिंग रेट पे कैसे है, देखो यहाँ पे 2 के बाद 5 हो गया टोटल प्रोडक्ट, फिर 9 हो गया। डिफरेंस कितने का है वो देखो, डिफरेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 2 का डिफरेंस का था, फिर 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया। डिफरेंस आपका जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे ये क्लियर होता है कि इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एंड नेक्स्ट स्टेज इसके बाद क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 2 का हो गया, फिर 1 का हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जिसमें आपकी टोटल प्रोडक्ट एक जगह पे कांस्टेंट रह गई है और बाद में फिर डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, और उस केस में हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 आ जाती है एंड देन नेगेटिव में आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वेरिएबल फैक्टर जब हम तब वेरिएबल फैक्टर यूज़ करेंगे जब हमारा फिक्स्ड फैक्टर अगर पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है, तब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और अल्टीमेटली 0 एंड नेगेटिव पे पहुंच जाएगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई है, तो आपने इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में जो है प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट उसके बाद यही चीज़ आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताई हुई है, इसी टेबल का ही ऐसे डायग्राम बनाया है, तो आपने ऐसे ही डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे, ऐसे 2 बार्स ऐसे बना लेंगे, देन एक लाइन ऐसे खींचेंगे, देन ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली में आप टोटल प्रोडक्ट को शो करेंगे, नीचे वाली में आप मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करेंगे। टोटल प्रोडक्ट आपकी जो है स्टेज 1 से देखो यहाँ से इंक्रीज़ होती जा रही है, स्टेज 1 तक इंक्रीज़ हो रही है, स्टेज 2 पे जाके वो मैक्सिमम पॉइंट पे हो गई है और स्टेज 3 में जाके वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और दूसरी जगह पे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है स्टेज 1 तक इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ ई पॉइंट तक इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद डिक्रीज़ हो गई है स्टेज 2 में, एंड स्टेज 3 में वो 0 पे आने के बाद नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। तो ये है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग रिटर्न और ये है नेगेटिव रिटर्न। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ये देखो आपको नीचे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये आपने एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें बताया है MP टेंड्स टू राइट स्टिल OL यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड। हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तब तक राइज़ करेगी जब तक हम OL यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब हमने सिर्फ इतनी जब तक हम लेबर यूज़ कर रहे हैं तब तक हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो राइज़ कर रही है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, एट पॉइंट E पे, ठीक है। और वही जाके आपको नेक्स्ट में क्या बताया है कि दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये सिचुएशन कौन सी है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की, कि जैसे ही हमने फैक्टर इंक्रीज़ किया हमारी इधर से रिटर्न भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। एंड दूसरी स्टेज कौन सी आएगी, जिसमें उन्होंने बताया है व्हेन MP इज़ राइजिंग TP टेंड्स टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि TP राइज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। वही चीज़ आपने डायग्रामेटिकली भी शो करनी है कि जब फर्स्ट स्टेज में आपकी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो रही थी, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो रही थी, उसी स्टेज में हमारी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। फ़र्क क्या है कि टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो ज़्यादा का आ रहा है, पहले 2 का था, फिर 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया। उसके बाद बताया है कि ये सिचुएशन कौन सी है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की है फिर से, और ये K पॉइंट पे जो है K पॉइंट तक जो है इंक्रीज़ हो रही है। देन उसके बाद बियॉन्ड OL यूनिट्स ऑफ लेबर के, जब हमने यूनिट्स लेबर की ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी, OL से भी ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी, फिर हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। और जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हुई, जो कि स्टेज 2 दिखाई गई है डायग्राम में, देन TP जो है उसने इंक्रीज़ करना तो शुरू किया, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, तब डिफरेंस जो है वो कम होता रह गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखानी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टेज 2 में डिक्लाइन करना शुरू कर गया, एंड TP जो है वो स्टार्ट तो हो गई है राइज़ कर, फिर राइज़ कर रही है, बट कौन से रेट पे कर रही है, डिक्रीजिंग रेट पे कर रही है, राइज़ हो रही है बट कम डिफरेंस से राइज़ हो रही है, ठीक है। 3, 2 एंड 1 का डिफरेंस हो चुका है, जो कि आपको टेबल में बताया गया है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट हमारे पास आता है कि बियॉन्ड OL यूनिट्स ऑफ लेबर, देन आपको यहाँ पे बताया है कि TP तो इंक्रीज़ हो रही थी डिमिनिशिंग रेट पे, ये चीज़ क्लियर हो गई है सबको, और ये चीज़ अकर हो रही है E एंड S पॉइंट में ऑन द NP कर्व, एंड K एंड
टी पॉइंट में ऑन द टी पी कर्व। देखो ई एंड एस पॉइंट कि मार्जिनल जो है आपकी प्रोडक्ट वो डिक्लाइन हो रही है ई टू एस पॉइंट के बीच में, एंड जो टोटल प्रोडक्ट है वो राइज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। वो कौन से पॉइंट्स के अंदर है, के एंड टी पॉइंट्स के अंदर। वही चीज़ आपको बार बार बताई हुई है, तो जो डायग्राम में है वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। और ये सिचुएशन कौन सी है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की, मतलब फैक्टर को इंक्रीज़ करने से हमारी जो रिटर्न है वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है। देन उसके बाद आएगी स्टेज 3, जिसमें हमने OS से भी ज़्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर लगाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चली गई, ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। और ये सिचुएशन कौन सी है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर की। यही अब मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ कि देखो जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें हमने जब OS से भी ज़्यादा शुरू किए हमने लेने लेबर, देन क्या हो गया, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और नेगेटिव में आ गई, एंड टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव में आ गई और टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम होनी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है। और ये है हमारा हो गया फिर यहाँ से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपका इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। देन उसके बाद आपको बताए हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की, कि अगर हमारी फैक्टर की वजह से रिटर्न इंक्रीज़ हो रही है, फैक्टर को इंक्रीज़ होने से रिटर्न इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके रीजंस क्या हैं, और फैक्टर के इंक्रीज़ होने से अगर हमारी रिटर्न डिक्रीज़ हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, तो इसके रीजंस क्या है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब तक हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं करते, हमारी रिटर्न जो है इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे जैसे हम फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे हमारी रिटर्न भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर हम स्पेशलाइज्ड वर्कर्स यूज़ करेंगे और एफिशिएंटली काम करेंगे, ऑब्वियसली फिर भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमारी जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, कि एफिशिएंट लेबर भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारी रिटर्न इंक्रीज़ होती है। थर्ड क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर में बेटर कोऑर्डिनेशन है, ये भी एक रीज़न है कि हमारी ये जो है टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में जो रिटर्न है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के केसेस, कि क्यों हमारी फैक्टर के इंक्रीज़ होने से हमारी रिटर्न क्यों कम हो रही है, उसके रीजंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मतलब कि हमारे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड हैं। जैसे फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमारा फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम फिक्स्ड फैक्टर एक से ही काम चलाना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर चाहे हम जितने भी मर्जी यूज़ करते रहें, 1 2 3 4 5 जितने मर्जी वेरिएबल फैक्टर्स लगा लें, बट फिक्स्ड फैक्टर हमारा एक ही रहेगा। तो उसके साथ क्या होता है कि अगर हम फिक्स्ड फैक्टर एक यूज़ कर रहे हैं, मशीन एग्जाम्पल लेते हैं कि मशीन हम एक यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर लेबर जो है वो ज़्यादा लगा रहे हैं, उसको ज़्यादा काम दे रहे हैं, मशीन से ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं एक ही मशीन से, तो हमारी मशीन जो है वो घिसनी शुरू हो जाएगी, उसका वियर एंड टियर होना शुरू हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय। तो जिसके साथ हमारा नुकसान होगा, रिटर्न बढ़ने की बजाय रिटर्न कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। आपको पता है सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो दूसरी की जगह पे यूज़ हो सकती है, बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते एक दूसरे के। लैंड की जगह पे हम लेबर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल की जगह पे हम लेबर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो जब अगर हमें कैपिटल की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है अपना बिज़नेस चलाने के लिए, उसकी जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें कैपिटल चाहिए तो हमें कैपिटल ही चाहिए, उसकी जगह पे हम लेबर को यूज़ करके अपना जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह का रीज़न है जिसकी वजह से हमारी रिटर्न जो है वो डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड थर्ड है, दैट इज़ द लास्ट रीज़न, दैट इज़ पुअर कोऑर्डिनेशन, कि अगर हमारे फिक्स्ड फैक्टर में एंड वेरिएबल फैक्टर में कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, बार बार हम अपनी रेशो जो है चेंज कर रहे हैं, 5 लेबर ले रहे हैं, 6 कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है, फिर से 10 लेबर ले ली, कैपिटल हमारी सेम ही है, देन
फिर से हमने 20 लेबर लगा लिए, कैपिटल हमारी सेम है, उसकी वजह से क्या होगा, रेशो जो है वो बार बार चेंज हो रही है और रेशो में किस तरह का भी कोऑर्डिनेशन नहीं रह रहा है, और उस कोऑर्डिनेशन के ना होने से हमारे जो रिटर्न है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। सो ये हमारे रीज़न्स हैं कुछ। तो ये रीज़न्स आपने डिफ़ाइन करने हैं अगर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। अदरवाइज़ आपने क्वेश्चन में सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये मीनिंग जो आपको ये बॉक्स में दिया हुआ है इसका टेबल बनाओगे आप, ये जो गिवन है, एंड उसके बाद इसका डायग्राम एंड इसके ये जो 4 पॉइंट्स थे यहाँ पे वो वाले, एंड अगर कॉजेस पूछे जाएंगे तब डिफ़ाइन करने, अदरवाइज़ नहीं करने। देन हमारे जो मेन आपने उसमें कवर करना है लॉ में, दैट इज़ अजम्पशन एंड पोस्टपोनमेंट। अजम्पशंस मतलब क्या चीज़ हम मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में किसी तरह का चेंज नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी हम सेम यूज़ करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो होमोजीनियस रहेंगी, जो लेबर है वो एक तरह की है, वो एक तरह के गुड्स एक टाइम पे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। मतलब एक लेबर जो है, मतलब अगर लेबर 1 जो है, नाम दे देते हैं, एक लेबर 1 है, एक लेबर 2 है, लेबर 1 भी 20 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में, लेबर 2 भी 20 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये होमोजीनियस इसमें जो है फैक्टर्स हमारे होमोजीनियस होंगे। दूसरा जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेशो है वो हम चेंज कर सकते हैं, कंबाइंडली चेंज कर सकते हैं बार बार। जैसे कि मैंने बोला था 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, हम 5 यूनिट्स लेबर की ले रहे थे, 8 यूनिट्स कैपिटल की ले रहे थे, ठीक है। फिर हमने 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की, हम 6 यूनिट्स लेबर की ले रहे थे और 8 यूनिट्स कैपिटल की ले रहे थे, कि हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो रेशो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की उसको चेंज कर सकते हैं। ये है हमारी अजम्पशंस जो कि हमने मान के चलने हैं जब भी हमने ये लॉ करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं इसकी पोस्टपोनमेंट के, और क्या हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है और भी इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम थोड़ी इनपुट की हेल्प से भी ना ग्रेटर आउटपुट जो है वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज़ डिस्कवर्ड, अगर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, ठीक है, तब भी हमारी ये जो फिक्स्ड फैक्टर की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो जो है रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि हमने फिक्स्ड फैक्टर का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। बट ये केस जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास लैंड एक है, हमने खेती तो लैंड पे करनी है, किसी और जगह पे तो हम कर नहीं सकते, तो फिक्स्ड फैक्टर जो है उनके सब्स्टिट्यूट्स हमें ईजिली अवेलेबल बट नहीं होते हैं। ये चीज़ उन्होंने साथ में ही बता दी है, बट उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, दूसरा हम फिक्स्ड फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लें। टेक्नोलॉजी नो डाउट हमारी चेंज हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, बट फिक्स्ड फैक्टर का सब्स्टिट्यूट निकालना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अब करनी है। इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिलेशन है इसमें शो किया हुआ वो भी सेम ही है, इसमें सेम पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के टेबल एंड डायग्राम में किए थे, वही आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं इसको रीड करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी।